नमस्कार साथियों, आप सभी का इनकार्नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक आज लेके आया हूं हिंदी वर्णमाला का स्वर जो है कल हमने करा दिया था, आज जो है व्यंजन कराएंगे। ठीक है, ये भी जो है बहुत अच्छे लेवल से हमने इसमें कोई भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको जो है अंत तक देखिए, जिससे जो है आपका कोई भी डाउट जो है बचे ना। अगर बाई चांस मान लीजिए नहीं समझ में आया या फिर कुछ कोई डाउट रह गया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर वहां से नहीं खुल रहा है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिएगा इनकार्नेशन क्लासेज। टोटल जो है एक में मतलब स्मॉल लेटर में सब करके लिख देना। ठीक है, तो आ जाएगा। तो चलिए बस शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है? तो जो वर्डों या जिन वर्ड स्वर की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। अभी आपको जैसे 39 भी मिलेगा, और जब जैसे गिना जाएगा, जब दो गुण भी उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसमें कई वर्ड जोड़ दिया जाएगा तो उसमें संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब आपका परीक्षा डीएलएड में आएगा तो आप क्या लिखिएगा, आप 33 का लगाइएगा। ठीक है, केवल 33 ही टिक करिएगा। वह विकल्प में आ जाता है अक्सर कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लगाएंगे 33। अगर मान लीजिए स्वर पूछा तो स्वर आप कितने लगाएंगे, 11। ठीक है, सामान्यतः अगर वह इस तरह जो है अच्छे से पूछा खखोल कर कि जो है कि स्वर कुल कितने होते हैं, ठीक है, अगर कुल पूछा तब आप 13 लगाइएगा। नहीं तो ऐसे अगर वो सामान्यतः पूछेगा तो आप 11 लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका जो है 5-7 प्रकार के जो होते हैं व्यंजन कई भागों में बांटा गया है। जैसे आपका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, द्विगुण। तो ये सब जो मिलाकर जो है पूरा जो है 33 होते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन की जो है संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें तो इनकी संख्या 27 हो जाती है। ये उच्चारण के स्थान आधार पे कहने का मतलब ये 27 इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम दो जो है द्विगुण व्यंजन भी उसमें जोड़ देते हैं, जिसे हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और पहला कौन सा है? पहला आपका है कंठीय व्यंजन। अब यह जो स्पर्श व्यंजन के भाग हैं सब, ठीक है, पांचों, जैसे आपका पहला कंठी, फिर तालव्य, फिर मूर्धन, ऐसे करके आपके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला है कंठी व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला भाग हमारे कंठ भाग को छूता है वह कंठी व्यंजन कहलाता है। तो इसमें कौन से आते हैं? 5 अक्षर आते हैं या 5 वर्ड आते हैं। का, ख, ग, घ, अंगा। इसे हम का वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि का जितना वर्ग है, का, ख, गा, घा, अंगा, ये जो पांचों वर्ग है ये सब कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, यह भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कंठ से कौन कौन से उच्चारण स्थान किए जाते हैं? तो का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, उच्चारण स्थान आपका जो है डीएलएड में अक्सर एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में जरूर पूछ लेता है। ठीक है, या अतुल्यघुत्री में भी पूछ लेता है। इसके बाद दूसरा होता है आपका तालव्य व्यंजन। अब तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है इसे स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं और इसे स्पर्श संघर्षी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी भी संख्या कितनी है? 5 है। तो कौन कौन से हैं? चा, छ, जा, झ, या। ठीक है, अब अगला है आपका मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका टा वर्ग पूरा आ जाएगा। टा वर्ग का मतलब जो है आपका टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो यह जो पांचों जो वर्ड हैं ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है दंतीय व्यंजन। दंतीय मतलब दांत होता है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ के अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करते हैं उन्हें जो है क्या हुआ,
चल रहा है ना? हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो है टेक्निकल इशू आ गया था। तो चलिए, दंती व्यंजन हो गया ना, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? ता होता है, था, दा, धा, ना, इनकी भी संख्या 5 होती है। इसके बाद अगला आपका आ जाता है 5वां ओष्ठी व्यंजन। अब ओष्ठी व्यंजन शब्द से ही पता चल रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होठ से होता है उसे ओष्ठी व्यंजन कहते हैं या होष्ठी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी भी संख्या 5 होती है। यह जो पांचों वर्ग हमने बताया है, इनकी संख्या टोटल 5×25 होती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप कितना लगाइएगा? 25 लगाइएगा। ठीक है, अगर बोलेगा उच्चारण के स्थान पर, इस तरह मतलब लिख कर दिया रहेगा कि उच्चारण के स्थान पर स्पर्श व्यंजन, तब आप 27 लगाइएगा। ठीक है, वैसे आप 25 लगाइएगा। हमारे समझ से ये 25 वाला ही केवल आपसे पूछेगा। ठीक है, जो सामान्यतः होता है। इसके बाद अगला नोट करके एक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे ङा, ढा, ना अंगा, या, अड़ा, ना और माँ, ये सब क्या होते हैं? ये सब नासिक के व्यंजन होते हैं। और आपका जो ना और माँ जो होता है, इसे अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अनुनासिक का मतलब वही जो नाक से बोला जाता है। ठीक है, यानी कि नाक से उसका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद अगला है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने देख लिया, अब क्या है? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु प्रवाहित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूछा जाएगा आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, ये जो है आप ज़रूर याद करिए, क्योंकि ये अक्सर जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या क्या होती है? 4 होती हैं। कौन कौन सी? सा, सा, हा। अब जैसे यह सा है, हमने तो छोटी कक्षाओं में जो है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हमने पढ़ा। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हम क्या बोलेंगे? जैसे जो पहला सा है आपका, इसे कहते हैं तालब्बी सा। ठीक है, तालब्बी सा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका मूर्धन्य सा। और इसके बाद जो तीसरा आता है, जो जिसे हम छोटा सा कहते हैं, इसे कहेंगे अब दंत सा, और इसे कहेंगे हा। ठीक है, तो अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अब हम लोग तालब्बी, मूर्धा, दंती बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त यानी कि शब्द से ही पता हो रहा है कि संयुक्त मतलब कोई दो चीज़ मिलकर बना है। ठीक है, संयुक्त क्या होता है? किसी दो चीज़ का मिलने से ही तो संयुक्त होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। अब जैसे देखिए, इनकी संख्या कौन कौन सी है? आपका छा है, छतरी वाला, इसके बाद त्रा है, फिर इसके बाद स्रा है, फिर इसके बाद ज्ञा है। अब जो छा है आपका, वो दो वर्णों से मिलकर बना है। पहला आपका हो जाएगा आधा का प्लस सा। कौन सा सा? मूर्धन्य वाला सा। इन दोनों के मिलने से छतरी वाला छा का निर्माण होता है। इसके बाद त्रा का निर्माण कैसे होता है? आधा ता प्लस रा। प्रकंपित व्यंजन वाला जो रा है वही रा है, इसके बाद जो है आधा ता। ये दोनों जब मिलता है तो आपका जो है त्रा का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है स्रा। स्रा जो है एक तालब्बी सा आधा और रा से मिलने से स्रा बनता है। और ज्ञा जो है किससे मिलता है? आधा जा प्लस या के मिलने से ज्ञा बनता है। ठीक है, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि दे देगा कि जा और या के मिलने से कौन सा वर्ड बनता है। ठीक है, ऑप्शन में करके ये सीरीज में दिया भी गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन।
यह भी बहुत महत्वपूर्ण, इधर ये सब जो पढ़ रहे हैं सारा महत्वपूर्ण है, सारा पूछा गया, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत झटके से नीचे गिरती है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। जैसे कौन कौन सा? ढ, ड और ढ। आप बोलिए ड, देखिए जीभ ऊपर जाके तुरंत झटके से नीचे गिर देखना। जैसे आप बोलिए ड, फिर बोलिए ढ, तो जा रही है, जैसे जीभ तुरंत ऊपर जा रही है फिर तुरंत जो है झटके से गिर रही है, तभी तो इसका उच्चारण हो रहा है। इसीलिए इसका जो है, इसे जो है द्विगुण व्यंजन कहा गया है। इसके बाद है, अगला है आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन क्या होता है? इनका प्रयोग जो है अरबी और फारसी भाषा में मिलता है। और यह कौन कौन से हैं? केवल जैसे जा और फा। जैसे आप देखेंगे, आप शब्द देखेंगे फैजाबाद, जब आप फैजाबाद मतलब देखेंगे तो जैसे होता है ना, फैजाबाद होता है ना, फैजाबाद, तो इसके नीचे एक बिंदी होती है फैजाबाद के। जैसे ये थोड़ा सा, जैसे जो फारसी भाषा होती है उसके लगभग नीचे जो है हल्का सा बिंदी होती है, ठीक है। और जैसे अगर आप आजमगढ़ पढ़ेंगे तो आजम, जब जा पढ़ेंगे तो इसी के नीचे जो क्या होती है, एक बिंदी हो जाती है, तभी वो आजमगढ़ पढ़ा जाता है। वह भी एक फारसी भाषा, ठीक है। तो बस इसके बाद उसकी संख्या 2 ही होती है। इसके बाद अगला है लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? जिन व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा रा। रा क्या है? रा एक लुंठित व्यंजन है। इसे हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अगला है पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? यह भी आपका जो है सीरीज में पूछा गया था, हम देखे थे किसी सन में, ठीक है। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी होती है और श्वास वायु उसके बगल से प्रवाहित होती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ला। इसकी परिभाषा नहीं पूछता, केवल यही पूछता कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। तो ऑप्शन दे दिया रहेगा या, रा, ला, वा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ला। ला एक पार्श्विक व्यंजन है। इसके बाद अगला है काकल्य व्यंजन। अब काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर वायु मार्ग झटके से निकलती है या वायु झटके से निकलती है, इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसे कहीं कहीं पर देखा गया है, इसे स्वरतंत्री व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा निम्न में से स्वरतंत्री या स्वरतंत्रीय व्यंजन कौन सा है, तो आप क्या किसे कहेंगे? हा को। अगर पूछेगा काकल्य व्यंजन कौन सा निम्न में से, तब भी आप हा को ही टिक लगाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होता है? बहुत आसान होता है। ये होता है कि यदि 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका दिल्ली, अब ला है ना, तो अब इसके बीच कोई स्वर तो आया नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? द्वित व्यंजन। जैसे है आपका कुत्ता, फिर है सत्ता, फिर है कलकत्ता, फिर है आपका पप्पू। यानी कि ऐसे जो होते हैं शब्द, वो सब क्या होते हैं? द्वित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं कंठी व्यंजन। अब कंठी से कौन से बोला जाता है? जैसे आपका हो जाएगा आहा। और अभी हमने तो कंठी व्यंजन पढ़ा है, उसके बाद यह सब भी बोला जाता है, ठीक है। इसको भी इंक्लूड इसमें कर दीजिएगा। तो आहा भी कंठ से बोला जाता है और हा भी कंठ से बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन किससे बोला जाता है? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं व्यंजन? आपका आता है तालव्य सा, इसके बाद या, और फिर अगला है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? आपका आता है डा, फिर ढा, फिर रा, फिर मूर्धसा। यह चारों जो है वर्ड, यह मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है दंती व्यंजन। तो दंती व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपका हो जाएगा ला, फिर सा और जा के नीचे बिंदी रहेगी, ठीक है। फिर अगला है दंतोष्ठीय व्यंजन। तो दंतोष्ठीय व्यंजन कौन से होते हैं?
वा। जो दंत मतलब दांत और ओष्ठ मतलब ओष्ठ, जो दोनों से मिलकर जो है बोले जाते हैं उसे दंत ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है दंत मूल या वर्ष व्यंजन। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? इसके अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। पहला आपका ना, फिर है सा, फिर है रा, फिर है ला, फिर है जा। ये सब क्या होते हैं? दंत मूल व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यह जो हमने इतना पढ़ा है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है डीएलएड के हिसाब से। ठीक है, आगे जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भले पूछ ले, लेकिन ये डीएलएड में बहुत कम चांस है पूछने का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। घोष के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? तो घोष के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने सुना ना घोष अघोष, तो बस वही चीज़। तो घोष को हम या तो घोष कहते हैं या सघोष, दोनों में से कोई कहिए, दोनों बात एक है। तो सघोष या घोष किसे कहते हैं? जो स्वर तंत्रिका में कंपन होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय। तो कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन एवं अंतस्थ व्यंजन तथा जा और हा, ये सब सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच गए वो सभी अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे ये तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, अब ये नहीं समझ में कैसा तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा का मतलब जैसे आप का खा गा घा अंगा ऐसे आप करेंगे तो स्पर्श जो व्यंजन 5 हैं तो एक क्रम से आता है ना, एक पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे ऐसे करके, यानी कि लंबवत जो लाइन बनेगी उसमें से तीसरी लाइन के जितने वर्ड हैं, चौथी लाइन के जितने वर्ड हैं, पांचवी लाइन के जितने वर्ड हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे 3, 4, 5 कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अघोष। अब अघोष किसे कहते हैं? जो स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो जो वर्ण का उच्चारण करते समय। ठीक है, वे जो है अघोष कहलाते हैं। जैसे या जिन वर्णों का उच्चारण करने में केवल श्वास की आवश्यकता होती है उन्हें भी अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा तीनों सा आते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसके अंतर्गत एक फा भी आता है। ठीक है, जो फारसी वाला होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पे, जिसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण जो महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण का मतलब वायु, जिसमें प्राण का मतलब वायु, ऐसे आप समझिए, ऐसी वायु से जिसमें ज़्यादा वायु निकलती है जिस वर्ण को उच्चारण करते समय उसे महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण हो जिसमें कम हवा निकलती है बाहर उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, बस यही है। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। अगर प्राण के आधार पर पूछेगा तो कौन कौन से हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ग, फिर पांचवा वर्ग, यानी कि तीसरा, पहला, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हो जाएगा महाप्राण। अब महाप्राण किसे कहते हैं? जिनको बोलने में वायु मार्ग से ज़्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा होता है और चौथा होता है तथा सभी उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो बस आज आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। यह छोटी सी क्लास है क्योंकि जो है आपका हमने 2 भागों में बांट दिया था। स्वर को एक अलग वीडियो में पढ़ा था और व्यंजन को अलग वीडियो में। ठीक है, इसीलिए वीडियो थोड़ी छोटी हुई है। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।